एवरीवन, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अभी अपन पढ़ रहे थे अपना अध्याय 6वां जो कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, जिसका मतलब क्या होता है किसी भी संस्था में समस्त कर्मचारियों में उनकी योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन कर देना। जब कार्य को उनकी योग्यता के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है तो वह कार्य क्या हो जाता है, सरल हो जाता है और समस्त कर्मचारी मन लगाकर काम कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं कि वो संगठन है। अब अपन संगठन की विशेषताएं, उसके गुण और दोष पढ़ चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि संगठन संरचना के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो संगठन होते हैं वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला होता है कार्यात्मक संगठन ढांचा, विभागीय संगठन ढांचा, उत्पाद आधारित संगठन ढांचा और क्षेत्र आधारित संगठन ढांचा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्यात्मक संगठन ढांचा की। तो कार्यात्मक संगठन ढांचे से आशय उस ढांचे से होता है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत कार्यों के आधार पर विभाग बना दिए जाते हैं। जैसे कि किसी भी संस्था में क्या होता है, अकाउंटेंट का अलग डिपार्टमेंट होता है, स्पोर्ट्स का अलग, सेलिंग का अलग, परचेसिंग का अलग, एडवर्टाइजमेंट का अलग होता है। तो उसी के आधार पर हमने क्या कर दी, विभाग बना दिए। विभागों को में व्यक्तियों की जो रुचि होगी, जिस विभाग में उनको जाना होगा उसके अनुसार उनको उस विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसी के अनुसार उनको कार्य सौंप दिए जाते हैं। तो कार्यात्मक संगठन ढांचे से हमारा आशय होता है जिसके अंतर्गत समस्त कार्यों के लिए अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं और उन विभागों के एक एक प्रधान यानी कि अपन ने हेड बना दिया और वह क्या करते हैं, उन्हीं विभागों से संबंधित कार्यों को कर्मचारियों से कराते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसके कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन से दोष होते हैं। तो गुण का मतलब होता है, सबसे पहला है इसमें विशिष्टीकरण। अब विशिष्टीकरण अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं। विशिष्टीकरण का मतलब होता है कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना। दूसरी चीज क्या होती है, जब प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करता है तो उस कार्य में अपने आप ही विशिष्टता आ जाती है, वह उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है विशिष्टीकरण। दूसरा होता है सामंजस्य और नियंत्रण। अब क्या होता है, प्रत्येक विभाग का हो गया अपना अपना काम, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, सब क्या करते हैं, अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। एक विभाग को दूसरे विभाग से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक विभाग क्या करता है, अपने अपने काम पर ही फोकस बनाए रखता है। तो समस्त विभागों में क्या हो जाता है, सामंजस्य बना रहता है और अपने अपने जो हेड होते हैं उस विभाग के अपने व्यवसाय पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। तीसरा होता है प्रभावी उपयोग। अब मान लीजिए क्रय विभाग में हमें कोई भी चीज क्रय करनी है, फिर हम उसका प्रोडक्शन करेंगे, फिर विक्रय विभाग को ट्रांसफर करेंगे। जब वस्तु अच्छे तरीके से प्रोड्यूस होगी तभी उसकी सेलिंग अच्छी होगी और उसके बाद उसका प्रॉफिट अच्छा होगा। अब प्रत्येक विभाग की क्या होती है, अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना काम प्रभावी रूप से यानी कि अच्छे तरीके से करे। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो वो पर्टिकुलर हमें पता है कि क्रय विभाग की गलती है, कि विक्रय विभाग की गलती है, कि विज्ञापन विभाग की गलती है। इसीलिए गलतियों से बचने के लिए प्रत्येक विभाग क्या करता है, अपना कार्य प्रभावी रूप से करता है। प्रबंधकीय कुशलता। अब इसका मतलब क्या होता है, कार्यात्मक संगठन ढांचे में क्या होता है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभाग है, अलग अलग विभागों के लिए क्या है, अलग अलग हेड है। अब वो हेड क्या करता है, अपने सारे कर्मचारियों को गाइडलाइंस करता है, कैसे काम करना है, प्रशिक्षण देता है, हर सारी चीजें करता है। तो प्रबंधकीय कुशलता अपने आप ही बढ़ जाती है। अब अपन देखते हैं कि कार्यात्मक संगठन ढांचे के दोष कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है उद्देश्यों की अवहेलना। इसका मतलब ये होता है प्रत्येक विभाग क्या चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करूं। जैसे कि मान लीजिए हम आपको टीचर पढ़ाने आए हैं, तो प्रत्येक टीचर क्या चाहता है कि सारे के बच्चे क्या करें, मेरी ही तारीफ करें। वैसे प्रत्येक विभाग क्या सोचता है कि क्रय विभाग की तारीफ हो, विक्रय विभाग की तारीफ हो या किसी विभाग की तारीफ हो। तो वो सारे व्यवसाय के उद्देश्यों को छोड़कर केवल अपना अपना स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हैं कि मेरी तारीफ हो। इसकी वजह से सारे व्यवसाय के उद्देश्यों की अवहेलना हो जाती है और केवल वो अपने स्वयं का उद्देश्य पूरा करने में लग जाती है, जिसके कारण व्यवसाय में प्रॉफिट नहीं हो पाता है। दूसरी बात आती है समन्वय में कठिनाई। सीधी सी बात है, किसी भी व्यवसाय में हम इतने ज्यादा विभाग बनाते रहेंगे तो सभी में आपस में लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक बात होती है। तो समन्वय वहां पर हमें स्थापित करना बहुत कठिन हो जाता है। तीसरा होता है निर्णय में विलंब। अब मान लीजिए किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन से लेकर हमें कोई निर्णय लेना है तो हमें समस्त विभागों से पूछना पड़ेगा। पहले डायरेक्टर से पूछेंगे, फिर क्रय विभाग से, फिर विक्रय विभाग से, फिर विपणन से, फिर विज्ञापन से। तो सारे विभागों को साथ में बिठाएंगे, उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे, सोचेंगे, तो उसके माध्यम से क्या हो जाता है, किसी भी प्रकार के निर्णय में क्या हो जाता है, विलंब आ जाता है। उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाई। अभी अपन ने देखा था क्रय विभाग, विक्रय विभाग, मरम्मत विभाग आदि। अब मान लीजिए कोई व्यवसाय में हानि हो जाती है, अब अपन को कैसे पता चलेगा कि वो हानि किस कर्मचारी की वजह से हुई है या किस विभाग की वजह से हुई है। तो अगर इन हानियों को ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है तो वो
हमारे कार्यात्मक विभाग की वजह से होता है। तो एक पर लिए अपन ने अपने इसके गुण और दोष। अब दूसरी बात होती है प्रभागीय संगठन ढांचा। प्रभागीय संगठन ढांचे का मतलब ये होता है जब किसी व्यवसाय में उत्पादन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि हमें ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं प्रत्येक विभाग के लिए, प्रत्येक उत्पादन के लिए, प्रत्येक व्यवसाय के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग विभाग बना देते हैं। उसको कहते हैं कि वो प्रभागीय संगठन ढांचा है। तीसरा होता है उत्पाद संगठन ढांचा। अब क्या होता है कोई भी व्यवसाय होता है वो विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करता है। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही वस्तु का प्रोडक्शन किया और उसकी सेलिंग स्टार्ट कर दी। तो यानी कि जब उत्पादों की संख्या अधिक ज्यादा हो जाती है तो प्रत्येक उत्पाद के लिए एक अलग से विभाग बना दिया जाता है। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है उत्पाद संगठन ढांचा है। अब अपन देखते हैं इसके लाभ और दोष कौन कौन से। पहले अपन देख लेते हैं क्षेत्र आधारित संगठन ढांचा। जैसे कि कोई व्यवसाय है, अब वो व्यवसाय यहाँ पर भी खुला हुआ है, मतलब खनियादाना में खुला है और आसपास के गांव में भी खुला हुआ है, यानी कि उसकी शाखाएं हैं वो बहुत जगह फैली हुई हैं। तो जब किसी व्यवसाय के आकार में वृद्धि हो जाती है और वो अपनी शाखाएं कई जगहों पर खोल लेते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो क्षेत्र आधारित संगठन ढांचा है। अब उत्पाद आधारित संगठन ढांचे के कौन कौन से लाभ होते हैं और कौन कौन से दोष हैं। तो सबसे पहला होता है लाभ यानी शीघ्र निर्णय। प्रत्येक विभाग क्या होता है अपने अपने काम में निपुण रहता है। हमें क्रय विभाग हमें किस वस्तु का उत्पादन करना है तो ये सारी जिम्मेदारी संबंधित उत्पाद विभाग की होती है। तो वह अपने कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर निर्णय ले लेते हैं और इस तरह निर्णय पूर्ण हो जाता है, सीख लिया जाता है समन्वय। प्रत्येक विभाग क्या होता है अपने अपने विभाग के कार्यों से मतलब रखता है, यानी क्रय विभाग हुआ तो क्रय विभाग से, विक्रय विभाग हुआ तो विक्रय विभाग से। इसी प्रकार उत्पादन हुआ, मान लीजिए कोई डेयरी मिल्क का है या किटकैट का है या नेस्ले कोई भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो वह उत्पादन अलग अलग विभाग में विभाजित हो जाता है। इसीलिए समन्वय विभाग अपने अपने कामों से मतलब रखते हैं और समन्वय मिल जाता है। मितव्ययिता का मतलब होता है क्रियाओं में दोहराव नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है जो कई प्रकार की चॉकलेट बनाती है। अब कोई डेयरी मिल्क है, कोई किटकैट है, कोई बना रहा है, तो डेयरी मिल्क बनाने का विभाग अलग है, किटकैट बनाने का विभाग अलग है, नेस्ले का विभाग अलग है। तो अब उन्हें पता है कि हमें कितनी वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है, तो क्रियाएं बार बार नहीं होंगी तो व्यवसाय में मितव्ययिता आ जाती है, यानी कि लागतों में कमी आ जाती है। लाभ हानि का उत्तरदायित्व। अब मान लीजिए कि कोई स्केल बनाने वाली कंपनी है, अब इसमें टूट फूट हो जाती है या फिर इसमें कुछ कमियां आ जाती हैं, तो अब हमको पता है कि ये स्केल बनाने वाला विभाग अलग था तो कमी उनकी थी। अब एक डस्टर बनाने वाला विभाग है, डस्टर में कोई कमी आ जाती है तो उसका विभाग अलग है। मतलब प्रोडक्ट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इसलिए किस प्रोडक्ट में क्या कमी आई है, किसकी हानि की वजह से, तो उसका उत्तरदायित्व हमें पता लग जाता है। अब अपन देखते हैं कि इसके दोष कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला दोष है मतभेद। इतने सारे विभाग होंगे, सीधी सी बात है, बोर्ड भी है उसके, बट क्या है इतने सारे विभाग होंगे, सभी विभाग एक दूसरे की बातों को सुनेंगे नहीं, क्योंकि अपन ने देखा है कोई भी संस्था चलती है तो विरोधी हमेशा उस संस्था में रहते ही रहते हैं। अगर हम अच्छा भी काम कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसकी बुराई करने वाले होते हैं। तो अगर इसके कुछ लाभ है तो उनमें आपस में अगर मालिक के प्रति विरोध करने वाले लोग भी रहते हैं तो आपस में मतभेद बना रहता है। दूसरा होता है लागत में वृद्धि। इसमें क्या होता है कभी कभी क्रियाएं बार बार हो जाती हैं। जैसे 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन करना था, हमने अनुमान लगा लिया 200 वस्तुओं के प्रोडक्शन का और प्रोडक्शन कर दिया और वह वस्तुएं नहीं बिकी तो उससे लागत में वृद्धि हो जाती है। तीसरा होता है स्वार्थ को बढ़ावा। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था प्रत्येक विभाग क्या चाहेगा मेरा विभाग ज्यादा श्रेष्ठ हो। अब अगर अपनी निजी स्वार्थ को देखेंगे और व्यवसाय का उद्देश्य हम भूल गए तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये सबसे बड़ा दोष है कि अपना हित तो हम सब देख रहे हैं बट हम व्यवसाय का हित नहीं देख रहे हैं, इसलिए स्वार्थ को इसमें बढ़ावा मिलता है। नियंत्रण में कठिनाई। ज्यादा विभाग होते हैं क्योंकि उत्पादन की मात्रा ज्यादा होगी और अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग विभाग बनाया जाएगा, तो इसके कारण क्या होता है विभागों की संख्या ज्यादा होने के माध्यम से इनमें नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा संगठन संरचना के प्रकार, कार्यात्मक संगठन ढांचा, प्रभागीय संगठन ढांचा, उत्पाद आधारित संगठन ढांचा और क्षेत्र आधारित संगठन ढांचा। अब अपन देखते हैं औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं। अब इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो औपचारिक संगठन का सीधा सा मतलब ये होता है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यवसाय में किसी भी कार्य को करने से संबंधित नियम, कानून, शर्तें सभी पहले से ही डिसाइड रहती है, यानी कि एक प्री प्लान योजना रहती है। जैसे कि और इसके अंतर्गत क्या होता है औपचारिक संगठन में जो सदस्यों की संख्या होती है वो एकदम कम होती है, क्योंकि उच्च विभाग होता है। जैसे स्कूल में मान लेते हैं
हमारा प्रिंसिपल को ले लेते हैं, ट्रस्टीज को ले लेते हैं, तो उनके सारे कार्य क्या होते हैं पहले से ही डिसाइड है। प्रिंसिपल को क्या काम करना है, ट्रस्टीज को क्या काम करना है, किसको क्या कार्य सौंपना है, तो यानी कि और साथ ही साथ व्यक्तियों के मध्य में अव्यक्तिगत संबंध होते हैं। ऐसा नहीं कहीं भी बैठ गए और गप्पे लड़ाना उन्होंने चालू कर दी, यानी कि इसमें सारे काम जो होते हैं वो एकदम फॉर्मल तरीके से होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य क्या है, उनके दायित्व क्या है, वो किसको निर्देशन देंगे, वो सारी चीजें पहले से ही डिसाइड रहती है, तो हम कहते हैं औपचारिक संगठन। अब हम कहते हैं अनौपचारिक संगठन। तो अनौपचारिक संगठन का मतलब क्या होता है, ऐसा संगठन जो औपचारिक नहीं है वो हमारा अनौपचारिक संगठन होगा। यानी कि जो अनौपचारिक संगठन है वो प्रत्येक प्रकार की संस्था में पाया ही जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे प्रिंसिपल ट्रस्टीज को छोड़ दें तो अब नीचे वाले डिपार्टमेंट आते हैं तो हमारे टीचर्स के बीच में, तो वो आकर के बातचीत करते रहते हैं अपनी, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, तो आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो अनौपचारिक संगठन से ऐसा उस संगठन से होता है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों में क्या होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है, जो एक सामाजिक संतुष्टि के लिए बनाया जाता है। हमारा मन नहीं लगता है तो हम दूसरों से बात करना चालू कर देते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो अनौपचारिक संगठन है। इसको अंगूरी लता संगठन भी कहा जाता है। अब अपन देखते हैं औपचारिक संगठन की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहला होता है अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों का निर्धारण। यानी कि औपचारिक जो संगठन होता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के क्या अधिकार है, क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, वो सारी चीजें पहले से ही डिसाइड रहती है, तो लड़ाई झगड़े की कोई संभावना नहीं होती है और संस्था के उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा है सत्ता का भर्रापण ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब जो औपचारिक संगठन होता है वो उच्च प्रबंध के अंतर्गत आता है, जिसमें कम से कम सदस्य होते हैं, सबको अपने अपने कामों से मतलब रहता है। अब ऊपर से नीचे सत्ता का भर्रापण का मतलब होता है अगर हमें किसी को कोई गाइडलाइन देनी है या फिर किसी को आदेश और निर्देश देना है तो वो उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध और निम्न प्रबंध को देगा। तीसरा है निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। अब जो ये औपचारिक संगठन बनाया जाता है वो मुख्यतः संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही बनाया जाता है। अब जैसे संस्था का उद्देश्य होता है कि हमें 20 लाख रुपए इस साल लाभ प्राप्त करना ही करना है, तो अब वो अपना एक संघ बनाएंगे जिनका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, केवल ऐसे कार्यों को करना जिनके द्वारा हम 20 लाख रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो संस्था का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए औपचारिक संगठन बनाया जाता है। इसके बाद है अव्यक्तिगत संबंध। अब जो औपचारिक संगठन होता है उसमें प्रत्येक सदस्य क्या रहता है, फालतू में एक दूसरे के साथ बातचीत करना या फिर एक दूसरे के कामों में इंटरफियर करना, ये सारे काम नहीं करता है। उनका काम क्या रहता है, संस्था में आना, अपना काम करना और वहां से चले जाना। तो सदस्यों के मध्य में क्या होता है, अव्यक्तिगत संबंध पाया जाता है। अब अपन देखते हैं कि औपचारिक संगठन के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है संघर्ष का अंत। अब औपचारिक संगठन में क्या है, सदस्यों की संख्या होती है बहुत कम, प्रत्येक व्यक्ति करता है अपने अपने काम से मतलब रखता है। जहाँ व्यक्तियों को अपने अपने काम से मतलब होगा तो एक दूसरे से झगड़ा उत्पन्न होने की बात नहीं आती है, तो संस्था में क्या होता है, संघर्ष का अंत हो जाता है। दूसरा होता है उद्देश्यों की प्राप्ति। संस्था का जो उद्देश्य रहता है उसको प्राप्त करना ही औपचारिक संगठन का उद्देश्य माना जाता है। संस्था का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है, दूसरों की सेवा करना है, ये सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते ही औपचारिक संगठन बनाया जाता है। उत्तरदायित्व का निश्चयन। सदस्यों की संख्या होती है कम, किस सदस्य ने क्या काम किया है वो सारी चीजें पहले से ही डिसाइड रहती है। मान लीजिए इस संस्था के कोई ट्रस्टीज हैं जिनके माध्यम से कोई हानि हो जाती है या कोई डायरेक्टर है जो हानि कर देता है संस्था में, तो हमें पता है कि अगर औपचारिक संगठन में कुल मिलाकर 10 सदस्य हैं तो किस सदस्य का क्या काम है और किस सदस्य ने क्या गलती करी है, उत्तरदायित्व का निर्धारण इसमें आसानी से हो जाता है। विशिष्टीकरण के लाभ। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः कुशल और निपुण रहता है और जो वो काम करता है पूर्ण कुशलता के साथ करता है, इसीलिए इसमें विशिष्टीकरण के लाभ हमें मिल जाते हैं। अब इसकी हानियां देखते हैं कि कौन कौन सी हानि इसमें होती है। तो पहलपन का अभाव। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार निश्चित है, दायित्व निश्चित है, कार्य निश्चित है। एक व्यक्ति क्या होता है, मशीनरी की तरह कार्य करने के लिए विवश हो जाता है कि मुझे 5 बजे आना है, 10 बजे सुबह आना है, शाम को 5 बजे घर जाना है, इतनी वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है, इतना काम करना है। तो वो व्यक्ति पहलपन का अभाव रहता है, यानी कि पहले से ही सारे काम प्री प्लान रहते हैं, मशीनरी की तरह काम करना पड़ता है, तो पहलपन का अभाव उसमें पाया जाता है। दूसरा होता है व्यक्तिगत संबंधों की समाप्ति। इसमें कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकता, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता, किसी को सजेशन नहीं दे सकता, इसीलिए व्यक्तियों के मध्य में संबंधों की इसमें समाप्ति हो जाती है और व्यक्ति मन लगाकर उस चीज को कार्य नहीं कर पाते हैं। तीसरा होता है नौकरशाही को बढ़ावा। संस्था का जो मेन हेड रहता है वह केवल ऑर्डर देता रहता है, बाकी के जो कर्मचारी हैं वो एक नौकर की तरह कार्य करते रहते हैं। अब नौकर की तरह कार्य करने में क्या होता है, उनकी कार्य करने की प्रति रुचि
सूची समाप्त हो जाती है और नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है। संदेश वाहन में बाधा। अभी अपन ने पढ़ा कि औपचारिक संगठन के अंतर्गत क्या होता है, कम सदस्य रहते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान किसी भी प्रकार से इसमें हो नहीं पाता है, व्यक्ति अपने अपने कामों से मतलब रखते हैं। जबकि हम अनौपचारिक संगठन में देखें तो सूचना एक व्यक्ति से दो से चार और चार से आठ व्यक्तियों तक आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन ऐसा औपचारिक संगठन में नहीं होता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम से मतलब रखता है। तो इस प्रकार हमने देखा औपचारिक संगठन क्या होता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्य, कार्य, दायित्व सब निर्धारित रहते हैं और जिसका उद्देश्य क्या रहता है, केवल संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना। इसमें अपन ने औपचारिक संगठन की विशेषताएं, उसके लाभ और उसके दोष के बारे में पढ़ा।